हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जीएस फाउंडेशन। आप सभी साथियों का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जीएस फाउंडेशन पर। दोस्तों, रिक्वेस्ट है कि इस सेशन को फटाफट से अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। फटाफट से इस सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आज के सेशन में हम लोग करने जा रहे हैं झारखंड जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 18। दोस्तों, इससे पहले 17 सीरीज तक का वीडियो आपको उपलब्ध करा चुका हूं। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, मैं यहाँ लगातार जो है आपके लिए झारखंड जीके का वीडियो ला रहा हूँ और ये सभी वीडियो जो है फैक्ट से भरपूर रहते हैं। ठीक है, और वीडियो कितने बजे आती है दोस्तों? रात को 8 बजे आती है, तो इसे रोज देखना नहीं भूलेंगे। दोस्तों, आज का ये सेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज के सेशन में मैंने उन्हीं प्रश्नों को लिया है जो परीक्षा में बार बार रिपीट किए जाते हैं दोस्तों। ठीक है, फटाफट से इस सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है, चलिए तो आज के सेशन की शुरुआत कर लेते हैं। सेशन का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर क्या कहता है दोस्तों? पहला सवाल क्या कहता है? कहता है कि झारखंड राज्य का ग्रामीण क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में कितना है। देखिए, फटाफट यहां पर आंसर को करते चलिएगा, है ना। बहुत ही कम समय में इस सेशन को मैं कंप्लीट करने वाला हूं। झारखंड राज्य का ग्रामीण क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में कितना है, आपको यहां पर आंसर करना है। झारखंड राज्य का ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है? यहां आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 77,922 वर्ग किलोमीटर। क्लियर? दोस्तों, झारखंड का क्षेत्रफल कितना है? झारखंड का क्षेत्रफल कितना है? 79,714 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, जो भारत की कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। ग्रामीण क्षेत्रफल 77,922 वर्ग किलोमीटर। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि शहरी क्षेत्रफल कितना है, शहरी क्षेत्रफल, ठीक है, तो शहरी क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? 1792 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, देखते हैं अगला सवाल। दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर क्या कहता है? झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह में सौर चित्रकारी के कितने नर्तकों को दिखाया गया है? आंसर कीजिएगा फटाफट। झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह में सौर चित्रकारी के कितने नर्तकों को दिखाया गया है? आंसर कीजिएगा। यहां पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सौर चित्रकारी के 48 नर्तकों को दिखाया गया है। प्रतीक चिन्ह की बात कर लिया जाए दोस्तों, तो इसे कब प्रभावी बनाया गया था? 15 अगस्त 2020 को इसे प्रभावी बनाया गया था। इसका आकार कैसा है दोस्तों? इसका आकार वृत्ताकार है। कैसा है? वृत्ताकार है। आप सभी ने देखा होगा दोस्तों। यहां पर हम एक चित्र ले लेते हैं। झारखंड की प्रतीक चिन्ह की आकृति कैसी है दोस्तों? वृत्ताकार है। ठीक है, वृत्ताकार है। सबसे ऊपर वृत्ताकार खंड में हिंदी में क्या लिखा हुआ है? झारखंड सरकार लिखा हुआ है। और अंग्रेजी में क्या लिखा हुआ है दोस्तों?
गवर्नमेंट ऑफ झारखंड लिखा हुआ है। ठीक है, वहीं पर आप दूसरे वृत्तखंड में देख लीजिएगा तो यहाँ पर आपको दिखाई देंगे 24 एलिफेंट यानी हाथी। ठीक है, ये हाथी जो है दोस्तों राज्य के ऐश्वर्य का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? राज्य के ऐश्वर्य का प्रतीक होने के साथ साथ प्राकृतिक संसाधन और समृद्धि को दिखाता है। ठीक है, तीसरे वृत्ताकार खंड में आपको क्या देखने को मिलता है दोस्तों? पलाश का फूल देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? पलाश का फूल देखने को मिलता है। कितने फूल है? 24 पलाश के फूल यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, और पलाश का फूल जो है प्राकृतिक सौंदर्य के प्रतीक को दिखाता है। चौथे वृत्ताकार खंड में क्या दिखाया गया दोस्तों? 48 नर्तकों को दिखाया गया है। ठीक है, 48 नर्तकों को दिखाया गया है। सौर चित्रकारी जनजातियों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दिखाता है। सबसे अंतिम चक्र में आपको मिलता है वृत्त, सफेद वृत्त। ठीक है, इसमें कितने वृत्त है दोस्तों? 60 वृत्त आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। और केंद्रीय भाग में जो है क्या दिखाया गया है? राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ को दिखाया गया है। इसके नीचे क्या लिखा रहता है? सत्यमेव जयते, अर्थात सत्य की विजय होती है। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फटाफट से यहाँ पर आंसर को करते चलिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? झारखंड राज्य में महिला साक्षरता दर लगभग कितनी है? 44, 55, 66, 72। झारखंड राज्य में महिला साक्षरता दर लगभग कितनी है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 55%। पुरुष साक्षरता दर कितनी है दोस्तों? 76.84% यहाँ पुरुष साक्षरता दर है। ग्रामीण साक्षरता दर कितनी है दोस्तों? ग्रामीण साक्षरता दर कितनी है? 61.1%। जबकि नगरीय साक्षरता दर 82.3% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। वैदिक साहित्यों में झारखंड की जनजातियों के लिए निम्न में से किस शब्द का प्रयोग किया गया है? शूद्र, असुर, अस्पृश्य, अनाह। किस शब्द का प्रयोग किया गया है? आंसर इज द ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, असुर शब्द का प्रयोग किया गया है। वैदिक साहित्य में झारखंड की जनजातियों के लिए असुर शब्द का प्रयोग किया गया है। वेदों में असुरों की वीरता, ठीक है, असुरों की वीरता और कर्तव्य का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। झारखंड के किस स्थान से बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुए हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, सीतागढ़ पहाड़ से बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुए हैं। दोस्तों वारूडी कहाँ पर है? सिंहभूम में है। यहाँ से क्या मिला है? पाषाण कालीन मृदभांड के टुकड़े मिले हैं, पत्थर की हथौड़ी मिली है और पक्की मिट्टी के मटके मिले हैं। ठीक है, नामकुम रांची से क्या मिला है दोस्तों? तांबे और लोहे के औजार मिले हैं, तांबे और लोहे के औजार मिले हैं। दुमदुमा हजारीबाग में है, यहाँ से क्या मिला है? शिवलिंग मिला है। ठीक है, यहाँ से क्या मिला है दोस्तों? शिवलिंग मिला है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। पारसनाथ की पहाड़ी स्थित है, कहाँ पर स्थित है दोस्तों? फटाफट आंसर को करते चलिए। पारसनाथ की पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गिरिडीह में अवस्थित है। पारसनाथ पहाड़ी की बात कर ले जाए दोस्तों, इसकी ऊंचाई कितनी है? 1365 मीटर। फीट में कितनी है? 4478 फीट। यहां पर याद रख लीजिएगा जैनियों के 23वें तीर्थंकर नाम क्या था? पार्श्वनाथ ने यहाँ पर निर्वाण प्राप्त किया था और वे पारसनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त करने वाले अंतिम तीर्थंकर थे। याद रख लीजिएगा दोस्तों,
जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए थे? 24 तीर्थंकर हुए थे। इसमें से 20 तीर्थंकरों ने यहीं पर अपना निर्वाण प्राप्त किया था। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में से झारखंड के किस स्थान से इंडो सिथियन सिक्के प्राप्त हुए हैं? झारखंड के किस स्थान से इंडो सिथियन सिक्के प्राप्त हुए हैं? यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, चाईबासा से इंडो सिथियन सिक्के आपको प्राप्त हुए हैं। ठीक है दोस्तों, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि रोमन साम्राज्य के सिक्के कहां से प्राप्त हुए हैं? सिंहभूम से प्राप्त हुए हैं। कहां से प्राप्त हुए हैं दोस्तों? सिंहभूम से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि कुषाण कालीन सिक्के कहां से प्राप्त हुए हैं? कुषाण कालीन सिक्के रांची से प्राप्त हुए हैं। ये फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है, आप एक कलम कॉपी लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 8, महामाया मंदिर का संबंध किस काल से है? महामाया मंदिर का संबंध किस काल से है? आंसर इज द ऑप्शन ए, पूर्व मध्य काल से है। महामाया मंदिर की बात कर लिया जाए दोस्तों तो किस जिले में स्थित है? गुमला जिले में स्थित है। किस गांव में स्थित है? हापा मुनी गांव में स्थित है। हापा मुनी गांव में स्थित है। इसका संबंध पूर्व मध्यकाल से रहा है दोस्तों। इसका निर्माण किसने कराया था? नागवंशी शासक नागवंशी गजघंट राय ने कराया था। किसने कराया था? नागवंशी शासक गजघंट राय ने इसका निर्माण किया था। कब किया था? 908 ईस्वी में करवाया था। यहाँ पर विष्णु की प्रतिमा स्थापित है दोस्तों। यह विष्णु की प्रतिमा किसके द्वारा स्थापित की गई थी? सियानाथ देव के द्वारा स्थापित की गई थी। सियानाथ देव के द्वारा स्थापित की गई थी। इसके प्रथम पुरोहित कौन थे? हरिनाथ थे, जो कि एक मराठा ब्राह्मण थे। ठीक है, मराठा ब्राह्मण थे। ठीक है, और एक गजघंट राय के धार्मिक गुरु थे। ठीक है, सारी बातें क्लियर? चलिए अगला सवाल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में पलामू किला का निर्माण कराया गया था? आंसर इज द ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। प्रताप राय के काल में जो है पलामू किला का निर्माण कराया गया था। दोस्तों, पलामू किले का निर्माण किसने कराया था? प्रताप राय ने कराया था। और यहाँ पर 2 किले हैं जिसमें पुराने किले का निर्माण जो है प्रताप राय ने करवाया था। बाद में यहीं पर एक नए किले का निर्माण होता है। इसका निर्माण कौन करवाता है दोस्तों? मेदिनी राय। ठीक है, इसका निर्माण कौन करवाता है? मेदिनी राय। यहीं पर दोस्तों याद रखिएगा, इसी किले में एक विशाल फाटक लगा हुआ है जिसे दोयसा से लाया गया था। ठीक है, और इस फाटक को क्या कहा जाता है दोस्तों? नागपुर दरवाजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? नागपुर दरवाजा के नाम से जाना जाता है। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। ढालभूम का राजा नियुक्त किए जाने के बाद जगन्नाथ ढाल ने अंग्रेजों को कितने रुपए वार्षिक कर देना स्वीकार किया? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों यहाँ ढाल विद्रोह की बात कर लिया जाए तो ढाल विद्रोह कब हुआ था? 1767 में हुआ था। ठीक है, किसके नेतृत्व में? जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में यह विद्रोह हुआ था। किसके विरुद्ध? अंग्रेजों के विरुद्ध। इस विद्रोह के बाद जो है अंग्रेजों ने जगन्नाथ ढाल को राजा बना देते हैं और इसके बदले जगन्नाथ ढाल जो है अंग्रेजों को 4000 रुपया जो है देना स्वीकार कर लेते हैं। आई होप सारी बातें यहाँ पर क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, ताना भगत आंदोलन की शुरुआत की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जदरा भगत के द्वारा की गई थी।
दोस्तों ताना भगत आंदोलन की यहाँ पर बात कर लिया जाए, कब प्रारंभ हुआ था? 21 अप्रैल 1914 को यह प्रारंभ हुई थी। किसके नेतृत्व में? जतरा भगत के नेतृत्व में। कहाँ से? गुमला जिला से यह शुरू हुआ था। यह एक सांस्कृतिक आंदोलन था दोस्तों, जो एकेश्वरवाद में विश्वास रखता था। ठीक है। इस आंदोलन के दौरान मांस मदिरा को त्याग दिया गया था, आदिवासी नृत्य पर पाबंदी लगा दी गई थी और झूम की कृषि की वापसी की गई थी। ठीक है दोस्तों, इस आंदोलन को प्रसारित करने में अनेक व्यक्तियों का हाथ है, जिसमें शिबू भगत, याद कर लीजिएगा, शिबू भगत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। शिबू भगत ने घाघरा में, शिबू भगत ने, याद रख लीजिएगा, मांडर में ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व किया था। ठीक है। सिसाई में किसने किया था? सिसाई में किसने किया था दोस्तों? सिसाई में भिक्खू भगत ने किया था। क्लियर। और इस आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? स्वशासन की स्थापना करना इसका मुख्य उद्देश्य था। क्लियर। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 12। 1857 के विद्रोह के दौरान रोहिणी गांव में तैनात 32वीं रेजिमेंट सेना की कमान किसके हाथों में थी? देखिए सवाल काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 1857 के विद्रोह के दौरान रोहिणी गांव में तैनात 32वीं रेजिमेंट सेना की कमान किसके हाथों में थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैकडोनाल्ड के हाथों में थी। 1857 की विद्रोह की शुरुआत झारखंड में कब हुई थी? तो आप डेट याद कर लीजिएगा, 12 जून 1857 को हुई थी। ठीक है। रोहिणी ग्राम से हुई थी, और रोहिणी ग्राम जो है किस जिले में है दोस्तों? देवघर में स्थित है। रोहिणी ग्राम यदि आपसे पूछ लिया जाए किस नदी के किनारे है? अजय नदी के किनारे है। ठीक है। यहाँ पर 32वीं रेजिमेंट कार्य कर रही थी दोस्तों, किसके नेतृत्व में? मेजर मैकडोनाल्ड के नेतृत्व में। ठीक है दोस्तों, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि किसकी हत्या के बाद यहाँ 1857 का विद्रोह प्रारंभ हो गया था? नॉर्मन लेस्ली की हत्या के बाद। किसकी हत्या के बाद? नॉर्मन लेस्ली की हत्या के बाद यहाँ पर 1857 का विद्रोह प्रारंभ हो गया था। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13। दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके एक कमेंट से हमारा मोटिवेशन काफ़ी बना रहता है। ठीक है। तो आप जो है सेशन को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आप भी इस चैनल पर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? रामगढ़ के कांग्रेस अधिवेशन में निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने सत्याग्रह संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? किसने जो है सत्याग्रह संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जेवी कृपलानी ने। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का यदि आपसे पूछ लिया जाए 53वां अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? रामगढ़ में हुआ था। कहाँ पर हुआ था दोस्तों? रामगढ़ में हुआ था, झारखंड के रामगढ़ में हुआ था। कब हुआ था? 19 से 20 मार्च 1940 में। क्लियर। झारखंड, इसकी अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों? इसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। किसने की थी? अबुल कलाम आज़ाद ने इसकी अध्यक्षता की थी। दोस्तों अधिवेशन के मुख्य द्वार का नाम किसके नाम पर रखा गया था? बिरसा रखा गया था। बिरसा रखा गया था किसके नाम पर? बिरसा मुंडा के नाम पर। ठीक है। और सभा स्थल का नाम किसके नाम पर रखा गया था दोस्तों? मौलाना मजहरुल हक के नाम पर रखा गया था। मजहरुल हक के नाम पर रखा गया था। क्या रखा गया था? मजहर नगर रखा गया था। अगला सवाल कर लेते हैं, देखते हैं कि अगला सवाल क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 14। 1845 में जर्मनी से रांची कितने लोगों का ईसाई दल आया था? दोस्तों यहां पर सबसे पहले जान लेते हैं कि 1845 में किसने जो है ईसाई दल को भेजा था। ठीक है। किसने भेजा था? गौसनर के द्वारा भेजा गया था। गौसनर के द्वारा यहाँ ईसाई दल भेजा गया था। कब भेजा गया था? 2 नवंबर 1845 को भेजा गया था। क्लियर। इस दल में 4 सदस्य थे। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 4 सदस्यों में कौन कौन थे दोस्तों? एमिली
एस्कॉच, याद कर लीजिएगा, नाम लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। एमिली एस्कॉच क्या थे दोस्तों? धर्मशास्त्री थे। ठीक है, एमिली एस्कॉच क्या थे? धर्मशास्त्री थे। दूसरे फ्रेडरिक वाच, फ्रेडरिक वाच, ठीक है, ये क्या थे? एक शिक्षक थे। तीसरी कौन थे? थियोडोर जैक, थियोडोर जैक थे। ये क्या थे दोस्तों? ये अर्थशास्त्री थे। ठीक है, और चौथा कौन थे? कैल्सर आगस्ट, कैल्सर आगस्ट थे। ये क्या थे दोस्तों? ये भी शिक्षक थे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, इनमें से किसकी सलाह पर क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम छोटा नागपुर उन्नति समाज रखा गया था? किसकी सलाह पर क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम छोटा नागपुर उन्नति समाज रखा गया था? दोस्तों यहाँ पर क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लिया जाए, इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1912 में हुई थी। किसके द्वारा? जे बार्थोलोमेन के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। जे बार्थोलोमेन के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। जे बार्थोलोमेन को दोस्तों झारखंड आंदोलन का अग्रणी माना जाता है। क्लियर दोस्तों? इस ऑर्गेनाइजेशन में बाद में भी लोग शामिल हुए, और जो बाद में लोग शामिल हुए दोस्तों, उन्हीं लोगों ने मिलकर जे बार्थोलोमेन को इस ऑर्गेनाइजेशन से अलग कर दिया और छोटा नागपुर उन्नति समाज की रचना की, गठन की। क्लियर? किसके सलाह पर? एंग्लिकन मिशन के बिशप कनेडी की सलाह पर। किसके सलाह पर? कैनेडी के सलाह पर। क्लियर? तो इनमें से किसकी सलाह पर क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम छोटा नागपुर उन्नति समाज रखा गया था दोस्तों? ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। एंग्लिकन मिशन के बिशप कनेडी की सलाह पर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर को झारखंड के पारसनाथ पहाड़ी पर निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। कब हुई थी? आंसर इज ऑप्शन सी 717 ईसा पूर्व में। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे दोस्तों? पारसनाथ, और इन्हीं के नाम पर इस पहाड़ी का नाम जो है पारसनाथ पहाड़ी पड़ा है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1365 मीटर। ठीक है, फीट में 4478 फीट। क्लियर? चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आदिवासियों को राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित किया गया है? दोस्तों यहाँ पर आदिवासी की बात कर लिया जाए, आदिवासी किसे कहा जाता है? तो झारखंड में जो आदिकाल से रह रहे हैं, ठीक है, काफी समय से रह रहे हैं, उन जातियों को क्या कहा जाता है? आदिवासी कहा जाता है। ठीक है, और संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत, याद रख लीजिएगा, 342 के तहत इन्हें जनजाति में अधिसूचित किया गया है। झारखंड राज्य में कुल कितने जनजाति है दोस्तों? 32 जनजाति है। ठीक है, और सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पर निवास करती है? संथाल परगना में निवास करती है। कहाँ पर निवास करती है दोस्तों? संथाल परगना में निवास करती है। इन 32 जनजातियों में 8 जो है आदिम जनजाति है। कौन कौन? असुर, बिरहोर, बिरजिया, सवर, ठीक है, कोरवा परहिया, माल पहाड़िया और सौरिया पहाड़िया, ये 8 जो है आदिम जनजाति की श्रेणी में आते हैं। क्लियर? चलिए दोस्तों, सेशन कैसा लग रहा है एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से किसे संथालों का संस्थापक पिता माना जाता है? किसे संथालों का संस्थापक पिता माना जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लुगु बुरु को संथालों का संस्थापक पिता माना जाता है। संथाल की बात कर लिया जाए दोस्तों, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है झारखंड में, और कुल जनजाति का कितना प्रतिशत यह है? 35% है। ठीक है, झारखंड आने से पूर्व ये कहाँ पर रहते थे दोस्तों? बंगाल में रहते थे। बंगाल में से क्या कहा जाता था? साओतार कहा जाता था। ठीक है, क्या कहा जाता था? साओतार कहा जाता था।
इनका सर्वाधिक संकेंद्रण कहाँ है बता चुका हूँ दोस्तों, संथाल परगना में है। कहाँ पर है? संथाल परगना में है। क्लियर? इसके अतिरिक्त और कहाँ कहाँ ये निवास करते हैं? जैसे हजारीबाग, बोकारो, चतरा, रांची, गिरिडीह, सिंहभूम, धनबाद, लातेहार, पलामू, इन सभी जगहों पर ये निवास करते हैं। ठीक है। राजमहल में जहाँ पर ये निवास करते हैं दोस्तों, इन्हें क्या कहा जाता है? दामिन ए को कहा जाता है। दामिन ए को कहा जाता है। और अंग्रेजों ने इस क्षेत्र को दामिन ए को की घोषणा कब की थी? 1824 में की थी। ठीक है। ये परीक्षा में बार बार रिपीट किया जाने वाला फैक्ट है दोस्तों, तो आप इसे नोट जरूर कर लीजिएगा। संथाल किस जनजाति समूह से संबंधित है? प्रोटो ऑस्ट्रेलायड। प्रोटो ऑस्ट्रेलायड, ठीक है, ऑस्ट्रेलायड प्रजाति से संबंधित है। किस भाषा समूह से? ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से। ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से यह संबंधित है। क्लियर? संथालों की भाषा क्या है दोस्तों? संथाली है। इसे 2003 में याद कर लीजिएगा। 2003 में 92वें संविधान संशोधन के द्वारा, 92वां संविधान संशोधन के द्वारा इसे 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। क्लियर? संथाली भाषा की लिपि की बात कर लिया जाए, ओलचिकी है दोस्तों, ओलचुकी है। और ओलचिकी का विकास किसने किया था? रघुनाथ मुर्मू ने किया था। ठीक है। किसने किया था? रघुनाथ मुर्मू के द्वारा किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? झारखंड की कौन सी जनजाति स्वयं को सादान मानती है? चिकबड़ाई, करमाली, किसान, उपयुक्त सभी। आंसर इज द ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। उपयुक्त सभी जो है, इन सभी जनजातियां जो है स्वयं को सादान मानती है। सादान किसे कहा जाता है दोस्तों? झारखंड में रहने वाली गैर जनजातीय मूल निवासी को क्या कहा जाता है? सादान कहा जाता है। कुल जनसंख्या में इसका स्थान कितना है? 60%। ठीक है। चीक, बड़ाइक, करमाली, किसान, ये सभी जो है आप स्वयं को सादान कहते हैं। इनकी भाषा क्या है? सादानी है। ठीक है। सादानी भाषा में कौन कौन आते हैं? खोरठा, नागपुरी, पंच परगनिया, करमाली, ये भाषा बोलते हैं। इनकी मुख्य पेशा क्या है? इनकी मुख्य पेशा जो है कृषि है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, इनमें से कौन सा संथाल जनजाति में प्रचलित वस्त्र है? कुपनी, कांचा, दहड़ी, उपयुक्त सभी। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी जो है संथाल जनजाति में प्रचलित जो है वस्त्र है। कांचा, कुपनी, पढ़ान, पाटका, दहड़ी, लुंगी, ये सभी जो है संथाल जनजाति में पहने जाने वाले वस्त्र हैं। ठीक है। दिन में ये कितनी बार खाते हैं दोस्तों? 3 बार खाते हैं, याद कर लीजिएगा। ठीक है। जलपान जो सुबह में करते हैं उसे क्या कहा जाता है? वास क्याक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वास क्याक। किसे कहा जाता है? जलपान को कहा जाता है। ठीक है। दोपहर के समय जो भोजन लिया जाता है उसे क्या कहा जाता है? माजवान कहा जाता है। ठीक है। ये कब लिया जाता है? दोपहर में लिया जाता है। और रात के समय का भोजन यानी डिनर को क्या कहा जाता है? कदोक कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? कदोक कहा जाता है। भोजन में क्या क्या करते हैं? दाल भात, सब्जी, मड़ुओं की दलिया, महुआ, कुर्थी, दाल, ये सभी जो है यूज में लाते हैं। ठीक है। आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग जो होते हैं, कमज़ोर संथाल जो होते हैं, ठीक है, मकई की दलिया खाते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? जोंडरा। जोंडरा दाका कहा जाता है। मकई की दलिया को क्या कहा जाता है? जोंडरा दाका कहा जाता है। इनमें हड़ियाँ काफ़ी प्रचलन में है दोस्तों, और हड़ियाँ आप सभी जानते होंगे चावल से बनाया जाता है। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, पलामू किला का निर्माण किस वंश के राजाओं द्वारा कराया गया था? आंसर इज द ऑप्शन बी, चेरो वंश के शासकों द्वारा कराया गया था। पलामू किला की बात कर लिया जाए दोस्तों, किस जिले में स्थित है? लातेहार जिला में स्थित है। किस जिले में स्थित है? लातेहार जिला में स्थित है। किस नदी के तट पर, यदि आपसे पूछ लिया जाए, औरंगा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है दोस्तों। यहाँ पर 2 किले हैं, बता चुका हूँ, एक पुराना किला, एक नया किला। पुराने किला का निर्माण किसने कराया था? प्रताप राय ने कराया था। प्रताप राय ने कराया था, और ये शाहजहां के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? शाहजहां के समकालीन थे। और नए किले का निर्माण मेदिनी राय ने कराया था। किसने कराया था? मेदिनी राय ने कराया था। और ये किसके समकालीन थे? औरंगजेब के समकालीन थे। ठीक है। अगला सवाल,
22 देवघर स्थित वैद्यनाथ मंदिर के निर्माता राजा पूरनमल का संबंध किस राजवंश से था? आंसर कीजिएगा फटाफट। आंसर इज द ऑप्शन सी, गिद्धौर राजवंश के शासक थे। ठीक है, वैद्यनाथ मंदिर कहाँ पर है दोस्तों? देवघर में है। निर्माण गिद्धौर राजवंश के 10वें राजा ने कराया था। ये राजा कौन थे? पूरनमल थे। ठीक है, इसी गिद्धौर वंश के राजा चंद्रमौलेश्वर, याद कर लीजिएगा, चंद्रमौलेश्वर नाम याद रख लीजिएगा दोस्तों। चंद्रमौलेश्वर सिंह ने मंदिर के गुंबद का निर्माण किया था और इस पर स्वर्ण कलश स्थापित किया था। ठीक है, वैद्यनाथ मंदिर की बात कर लिया जाए तो 51 शक्तिपीठों में से एक है दोस्तों। यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक जो है मनोकामना लिंग आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। और मंदिर के प्रांगण में कुल कितने मंदिर है दोस्तों? 22 मंदिर है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 23 क्या कहता है? हो जनजाति में इनमें से कौन सा लोकगीत धान की बुआई के समय गाया जाता है? तो धान की बुआई के समय हैरो गीत गाया जाता है दोस्तों। कौन सा गीत गाया जाता है? धान की बुआई के समय हैरो गीत गाया जाता है। इस दौरान जो है महिला और पुरुष सम्मिलित रूप से पारंपरिक वाद्य यंत्रों को बजाते हैं और गायन करते हैं और नृत्य करते हैं। ठीक है, अगला सवाल 24 विदेशों में कब पहली बार छऊ नृत्य का प्रदर्शन किया गया था? आंसर इज ऑप्शन बी, 1938 में। ठीक है, छऊ नृत्य का प्रारंभ कहाँ से हुआ था दोस्तों? सरायकेला से हुआ था। कहाँ से हुआ था? सरायकेला से हुआ था। ठीक है, यह पुरुष प्रधान नृत्य है, पुरुष प्रधान नृत्य है दोस्तों, और इसका विदेश में भी मंचन हो चुका है। ठीक है, कब? 1938 में बता चुका हूँ। किसके द्वारा? सुधेंदु नारायण के द्वारा, सुधेंदु नारायण सिंह के द्वारा इसका मंचन हो चुका है। इस सेशन का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक वाद्य यंत्र सुशिर वाद्य नहीं है? तो यहाँ पर आंसर इज द ऑप्शन सी, धमसा जो है सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है। ठीक है, सुशिर वाद्य यंत्र किसे कहा जाता है दोस्तों? जिसे फूंक कर बजाया जाता है। ठीक है, जिसे फूंक कर बजाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? सुशिर वाद्य यंत्र कहा जाता है। दोस्तों, झारखंड जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 18 आपको कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। यदि सेशन अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। ठीक है, याद रखिएगा मेरी वीडियो डेली रात को 8 बजे आती है, तो इसे रोज़ देखना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में प्रैक्टिस सेट 19 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।